हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन तक हमने बना लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। और जिस भी मेरे दोस्त ने अगर वो सारी वीडियोज़ 11 पार्ट हमने डाले हुआ है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और मैं आशा कर रहा हूँ कि जितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे और घर पर उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी में थोड़ा सा मेरी ओर से योगदान, यानी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी होने पर वह भिन्न 21/32 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? तो सॉल्यूशन नंबर अगर हम देते हैं तो 51। तो कोई भिन्न की अगर बात करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा x/y। ठीक है, और इस फ्रैक्शन में बोला है कि 40% की वृद्धि होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और अगर उसमें आप 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर उसका अंश है, अंश में अगर यानी न्यूमरेटर है, अगर उसके अंदर आप 40% की अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। और जो हर है उसके अंदर 20% की कमी होती है, तो 100 में से अगर आप 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 80 मिलेगा। ठीक है, चलिए। और बनने के बाद वो भिन्न कितनी बन जाती है? 21/32 बन जाती है। तो यानी बराबर कितना हो जाता है? 21/32। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर देखें हम तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 8 एकम 8 और 8 चौके 32। तो अगर आप देखें तो x/y, तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 दूनी 8। तो x और y यानी जो मूल भिन्न आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा है कि मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न होगा आपका 3/8 यानी 3/8। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/8 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका क्या है? आंसर है। ओके, चलें, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 आ जाइए, यानी सॉल्यूशन नंबर हम लोग करने वाले हैं 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5%, ठीक है, तथा b के 4% का योग। तो मैंने लिखा यहाँ पर a के 5% यानी 5/100 प्लस में यहाँ पर b के, तो का माने गुणा होगा कि 4% यानी 4/100। ठीक है, और दोस्तों b के 4% आगे बोला हुआ है उसने, तथा a के 6% तथा b के 8%। तो अगर यहाँ से लें तो a का 6% तथा प्लस के अंदर जो b है, b का कितना परसेंट लेंगे हम लोग? 8%। तो b का लेने वाले हैं 8% यानी 8/100 का 2/3 यानी इसका भी टोटल का कितना है? 2/3। और ऐसे करने पर दोस्तों ये क्या हो जाता है? बराबर। ये क्या हो जाता है? ठीक है, बराबर हो जाता है। ठीक, ऐसे बोला है। तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ज़रा आप गौर से देख लें। 6% है तो इसको भी आप क्या कर लीजिए कि 6 में कितना कर लीजिए? 100 कर लीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग कि भाई देखिए, यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो 1/100, वहाँ से भी 1/100, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 100 क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5a और ये कितना बनेगा आपका? 4b बनेगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 6a प्लस के अंदर 8b हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कितने का? 2 का, और यहाँ मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? 3 का। ठीक है, तो 3 5 जा कितना? 3 5 15 प्लस 3 चौके 12, ये b हो जाएगा। ये 2 6 की 12, ये a हो जाएगा, प्लस में 2 8 16 में कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। अब a एक तरफ ले जाइए, b भी एक तरफ ले जाइए। तो 15a में से अगर 12a जाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, 3a। और 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 4b बचेगा।
तो यहाँ से A/B का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/3, क्योंकि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी से जैसे जैसे लैंग्वेज ने कहा वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को बनाया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। तो A रेशियो भी कितना होगा 4/3, आप अपने ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। आइए तो करेंगे सॉल्यूशन नंबर 53। सॉल्यूशन जो है आपका 53 बनाने वाले हैं हम। तो 53 क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर कितना है 36 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि वो संख्या कितना है 100 है और उस संख्या के अंदर क्या बोला गया है कि 25% की वृद्धि होती है और फिर 25% की क्या होती है कमी होती है, ऐसा ही बोला है। तो 25% की वृद्धि में कितना बनेगा भाई साहब 125 हो जाएगा और यहाँ पर अगर 100 में 25% कम करेंगे तो कितना बनेगा 75 बन जाएगा 75। तो जो प्राप्त परिणाम है यानी जो आपको रिजल्ट मिला है उसका डिफरेंस, तो उसका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको सवाल में 36, लेकिन यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50। तो यानी ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है यहाँ पर आपका 50 का। तो यहाँ पर 36 कितने के बराबर है 50 के बराबर, इनटू में वो आपसे संख्या पूछी है तो संख्या कितनी है 100 है, तो 50 से काटेंगे 2 बार तो दोस्तों क्या आ जाएगा 72 और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, 72 यही पूछा है क्या, ओ सॉरी 25 नहीं है 20% की वृद्धि है, सॉरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20% की वृद्धि है तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कितना होगा 120 होगा और ये यहाँ से अगर देखेंगे आप इसे तो डिफरेंस कितना बनेगा 10 में से गए तो 5 बनेगा, 11 में से 7 आएगा तो कितना आ जाएगा 45, यानी 36 की वैल्यू कितने के बराबर है 36 45 के बराबर है। तो इंटू 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10 और 9 चौका 36 और 20 चौके कितना बन जाएगा 80 और यही मेरा क्या बनेगा आंसर। तो वो संख्या क्या होगी भाई साहब, वो संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, तो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं हम लोग 54। तो 54 सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है। तो देखिए 37.5% की क्या हो रही है कमी हो रही है और आप जानते हैं कि 37.5% कितना होता है 3/8 होता है। ठीक है, तो एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से, ठीक है, पुरुष की मजदूरी से, ठीक। तो आप लोग इसके अंदर जिसके साथ में का लगेगा आप उसे सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर वाला होगा आप उसे मानेंगे। तो ये क्या पुरुष यानी मेल और फीमेल का यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ तो मेल का अगर 8 है तो फीमेल का 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये आपके पास में ये 1 दिन का है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो 10 दिन है और 8 दिन निकाल सकते हैं। तो महिला की कितनी है 10 दिन, तो फीमेल की कितना है यानी 10 दिन का गुणा कर देंगे आप, क्योंकि 5 जो आपके पास है ये 1 दिन का है तो 10 दिन का 10 का गुणा तो कितना बनेगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेल है उसकी दे रखा कितना 7 दिन, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि भाई कितना प्रतिशत अधिक या कम है कौन, ठीक है, एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से कितना तो एक पुरुष की जो मजदूरी है महिला से कितनी कम होगी, नहीं ना, ठीक है, यहाँ से ये नहीं बनेगा, यानी वुमेन एंड तो मेल एंड फीमेल, ये तो सही है, ठीक है। वुमेन का क्या बोला गया है 10 बोला गया है। तो क्वेश्चन में कहा है एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी एक महिला के 10 दिनों की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखेंगे तो एक पुरुष की मजदूरी जो है महिला से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे 6 अधिक है, कितने से अधिक है 50 से अधिक है, और इनटू में क्या करेंगे आप लोग 100 करेंगे और 50 से बनाएंगे तो कितना बन जाएगा
6 दूनी 12%। तो कितना अधिक है भाई 12% अधिक है। ठीक है, आसानी से बना पाएंगे। एक दिन का हमारे पास में रेशियो आ जाएगा, यहाँ से 7 का और 10 का जो कह रखा है क्वेश्चन में उसको बनाएंगे। इसके बाद फाइनली रिजल्ट जो है आपका 50 से 56 होगा, 6 बढ़ेगा, 6 कितने से बढ़ेगा 50 से बढ़ेगा, और आसानी से हम 12% बना लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए अपने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, जरा इस बात को समझें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, इस बात को समझेंगे। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें क्रम से 20 तथा 30 छात्र हैं। मान के चलिए हम सेक्शन मानते हैं ए और ये सेक्शन मान लेते हैं 20। ठीक है, यहाँ पर 20 छात्र हैं और यहाँ कितने छात्र हैं 30 छात्र हैं। सॉरी, इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत जो आपको दे रखा है क्रम से 80% तथा 60% है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग, ठीक, 80% और कितना 60%, ठीक, जिसमें क्रम से 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रम से 80% तथा 20% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का, ठीक, आपको प्रतिशत बताना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ए सेक्शन की बात करें और बी सेक्शन की बात करें तो ए सेक्शन का जो है 80% दिया हुआ है तथा इसका 60%। यानी आपको क्या निकालना है, पहले 20 का 80% और 30 का 60%। तो 20 का 80% निकाल लो या 80 का 20%। तो देखो 80 का 10% कितना होगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा 8 बनेगा। और फिर इसका अगर 2 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 30 का जब 60% निकालेंगे आप लोग, ठीक है, तो 10% कितना बनेगा भाई साहब यहाँ से। ठीक है, 60 का 30% निकाल लीजिए। ठीक, यहाँ पर 80 का आपने कितना निकाला 20%, तो 60 का 10% कितना होगा 6 होगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो 30% होगा। तो कितना बन जाएगा 6 × 18 हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा सवाल को देखें तो सवाल में क्या बोला है, तो पूरी कक्षा की सफलता का। तो देखें, अगर पूरी कक्षा में जो विद्यार्थी कितने हैं 30 और 20 टोटल कितना है 50 है, और यहाँ पर जो सफल विद्यार्थी हुए हैं वो कितने हुए हैं, ये आपके सफल हैं, ये आपके सफल विद्यार्थी हैं। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर कुल विद्यार्थी हैं। तो अगर आपने कुल निकाला तो 50, तो सफल कितना होगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 1 और 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 34। तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि भाई सफल कितने हुए विद्यार्थी टोटल कितने, यानी पास कितने हो गए 34, और ये 34 कितने का हिस्सा है, यानी कितने में से पास हुए हैं 50 में से, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 50 से काटेंगे तो कितनी बार 2 बार, और 34 दूनी कितना होता है 68%। कितना होता है भाई 68%। ठीक है, तो आसानी से इस प्रकार से हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक, 20 और 30 दे रखा है ए और बी का, टोटल कितना हो जाएगा 50। 20 का 80% लोग पास हो गए, 30 का 60% लोग पास हो गए। निकाला कैसे भाई 20 का 80% कैसे निकालेंगे आप लोग, 4/5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, ऐसे सोचिए। या फिर 20 का 80% निकालने से बेटर है कि आप 80 का 20% निकालें। ठीक है, 80 का 10% निकालेंगे तो बनेगा 8, क्योंकि 1 0 कैंसिल होगा, और 2 गुना कितना होगा 16। ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब तक आप लोग अगर पुरानी वीडियोस आपने जितनी भी लास्ट मैंने डाली हुई हैं अगर वो आपने देखी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वाली बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे इसको एक दूसरे तरीके से और भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे कहेंगे हम लोग एलिगेशन मेथड। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है मेरे दोस्त वो एलिगेशन मेथड से परिचित नहीं होंगे। ठीक, तो एलिगेशन मेथड से थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे, और जो लोग परिचित हैं उनका बहुत अच्छी बात है। देखिए, एलिगेशन में सबसे पहले तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक बात, कुछ एलिगेशन की कुछ खास बातें हैं। यहाँ से इसको हम वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, यानी कंबाइंड एवरेज बोलते हैं। यहाँ पर एक एंटिटी आएगी, मान के चलिए यहाँ पर ये N1 एंटिटी है और ये N2 एंटिटी है, तो यहाँ पर जो एंटिटी आएगी इनकी कंबाइंड आएगी। तो याद रखिए कि अगर इन दोनों का जो नेचर होगा वही इस तीसरे का नेचर होगा। यानी अगर ये क्रय मूल्य है, ये CP है, तो ये भी CP होना चाहिए, ये भी CP होना चाहिए।
अगर ये एसपी है तो ये भी एसपी होना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो ये भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी तीनों का नेचर कैसा होगा, पहली बात तो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ आप इसमें आगे प्रोसेस कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ से इन दोनों से जो कोई वैल्यू मिलेगी वो आप लिखेंगे सामने, और इन दोनों से जो कोई वैल्यू मिलेगी वो आप लिखेंगे सामने। अब वो वैल्यू मिलती कैसे है उस बात को समझें कि अगर आप n1 में से n को माइनस करेंगे, याद रखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो n1 में से अगर आप n को माइनस करते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वेरी गुड, यानी आप यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसके बाद में कोई विद्यार्थी इसमें से इसको माइनस नहीं करेगा, ठीक है। हम कभी भी एक बात, इस बात को ऐसे समझिए कि भाई आपका गांव यहाँ है और आपकी ननिहाल यहाँ है, और यहाँ पर देखें ये बीच वाला क्षेत्र जो है ना इसमें पूरे में पानी भरा है, और रास्ता जो जाने का है ना वो पुल जो बना हुआ है, वो पुल इस प्रकार से बना हुआ है, वो पुल इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो आप अपने गाँव से अपनी ननिहाल कैसे जाएंगे, यहाँ से आपको पहले जाना पड़ेगा n के पास, और n से कहाँ जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने n1 में से अगर n को माइनस किया है, ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ मिलेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। और इसके बाद में आप n2 में से n1 माइनस नहीं करेंगे, n1 माइनस में क्या बनेगा, यहाँ से n1 माइनस में क्या बनेगा, n। इसके बाद में आपको n से माइनस करना होगा n2 को, ठीक है। यानी n माइनस में क्या, n2। यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी n माइनस n2, यानी n1 माइनस n फिर n माइनस n2। यानी आपको इस प्रकार से आपकी ननिहाल जाना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे उड़कर पहुँच जाएंगे फिर वहाँ से वहाँ आएंगे, ठीक है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी आपको अगर सही का, यानी अगर सही का मार्क आपको लगाना है, करेक्ट का मार्क लगाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से, और पेन नहीं उठाना है आपको, सीधा चलते जाना है। अगर आपने यहाँ से और आप फिर वहाँ से लेकर आए तो देखिए आप देखेंगे कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत होता है, आपको क्या लगाना है, सही का मार्क लगाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर दूसरे केस में अगर समझें कि आपने n1 में से n को माइनस किया और ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, जैसे कि 2 है, यहाँ 3 है, 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते आप, माइनस की वैल्यू आएगी, तो आपको इस रास्ते से नहीं जाना होगा। तो आप कहाँ से, आप इस रास्ते से आएंगे, और कैसे आएंगे, n2 में से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर n2 में से आप n को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर आप n में से किसको माइनस करेंगे, फिर आप n में से किसको माइनस करेंगे, n1 को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी n2 माइनस n माइनस n1। यानी अगर कोई लेफ्ट हैंड वाला बंदा है तो वो इस प्रकार से अपने पेन को चलाएगा, ये ऐसे। कोई भी बंदा इस प्रकार से अपने पेन को नहीं चलाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इससे यहाँ, इससे यहाँ, गलत है। n2 माइनस n और n माइनस n1, या फिर n1 माइनस n, n माइनस में n2, ठीक है। इतना नेचर समझ में आया। यानी तीनों के तीनों अगर ये एंटिटीज़ हैं, इनका क्या होना चाहिए, सिमिलर नेचर होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये सारे क्रय मूल्य हैं, सीपी हैं, तो सभी क्रय मूल्य होंगे। अगर ये सारे विक्रय मूल्य हैं तो सभी विक्रय मूल्य होंगे, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। ये विक्रय मूल्य है तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा। ये तीनों का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इन दोनों का रिजल्ट यहाँ मिलेगा, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ मिलेगा, लेकिन या तो ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। एक तीसरा पॉइंट और समझिए, हमेशा यहाँ पर जो ये बीच वाला आपको ये सर्कल जो दिख रहा है, इसका जो वैल्यू होगा वो n1 और n2 के बीच में होगा। यानी n का वैल्यू हमेशा n1 और n2 के बीच में होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो n है ये इन दोनों में से किसी एक से छोटा होगा और किसी एक से बड़ा होगा। अगर ये n जो है n1 से छोटा है तो आप अपने आप बता देंगे कि भाई साहब ये n जो है अगर n1 से छोटा है तो ये n2 से जो n है वो बड़ा होगा। यानी n2 जो है वो n से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। और इसी मेथड का, इसको बोलते हैं हम एलिगेशन मेथड। ओके, आगे चल के हम यूज़ भी करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स में, जहाँ जहाँ आता चलेगा हम इसे यूज़ करते चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। आइए दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर सेक्शन कितने हैं, 2 हैं, यानी एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, यानी एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल यहाँ आएगा और एक सर्कल यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये सर्कल देखने को मिलेंगे आपको। अब आते हैं पहले वाले जो प्रतिशत दिए हुए हैं आपको, उसमें 80% सफल हो गए और दूसरे वाले में कितने सफल हो गए, 60%। आपको बताना है कि पूरे जो सफल हैं, क्योंकि ये भी लोग कैसे हैं, ये भी सफल लोग हैं और ये भी लोग कैसे हैं, ये भी लोग सफल लोग हैं, तो ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी सफल लोगों की प्रतिशत आएगी। लेकिन ये ना तो सेक्शन ए की होगी ना सेक्शन बी की होगी, ये होगी पूरी किसकी, क्लास की। किसकी होगी, पूरी क्लास की। अब देखें तो नीचे की ओर उसने हमें दिया है कि ये 20, ये लोग हैं कितने, ये 20 हैं और ये लोग हैं कितने, 30 हैं। तो देखिए इनको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ रेशियो कितना बनेगा, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। अब बीच वाली प्रतिशत को हम निकालते कैसे हैं, देखो हमें क्या करना है, इस 80 का मल्टीप्लाई यानी इस 2 से करना है और इस 60 का मल्टीप्लाई इससे किससे करना है, इस 3 से करना है और डिवाइड कर देंगे हम क्या, 3 और 2 के एडिशन से। यानी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 60 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 160 प्लस में, ठीक है, 180 अपॉन में कितना बनेगा, 5। तो यहाँ से 0, 8 से 14, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 2, 160, 60 है, जी हाँ 60 है, 3 छिंगे 18 और 2 अट्ठे 16, तो 0, 8 और 6 14 हो जाएगा, 1 2 और ये कितना बनेगा, 340। कितना बन रहा है, 340। और टोटल कितना करेंगे, 5 का भाग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 और 5 8 40, तो 68% यही क्या आ गया आपका आंसर, ठीक। और यही हमारा आंसर था। तो यहाँ से जो क्लास की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 68%। तो देख पाएंगे आप लोग इस प्रकार से, ये अगर दोनों आपको दिए हैं, ये दोनों आपको दिए हैं, तो हम बीच वाला निकाल लेते हैं। एलिगेशन में हो सकता है कि आपको ये दोनों देकर ये भी दे दे और ये आप दोनों से ये इन दोनों का रेशियो पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों देकर, इन दोनों का रेशियो देकर और आपसे बीच वाली वैल्यू पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों, ये दे दे आपको और ये दे दे आपको और ये दे दे आपको, तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से जैसे जैसे प्रश्न आते चलेंगे, हम क्वेश्चंस को और इस एलिगेशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं वो सारी बातें भी सीखते चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये यहाँ पर मैंने इस मेथड को कैसे यूज़ किया है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 56 क्वेश्चन। कैन आई रब इट? ओके, नाउ 56 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आराम से बातों को समझिए, धीरे धीरे करके जो है हम, ठीक, एक आपका एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देंगे। अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3%, ठीक है, 56 क्वेश्चन है। आपको पता है कि 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6। अधिक है, अधिक के लिए क्या लगाएंगे आप, प्लस, और कितना लगा देंगे, 1/6। अब से किसके साथ लगा है, कलम की कीमत से, तो कलम की कीमत कितना है, यहाँ पर 6 है, तो ये कलम है, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है आपको, एक किताब बोला हुआ है, तो कलम अगर 6 है तो किताब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से, ठीक है। तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से, ठीक। तो 9 किताब, तो किताब पर क्या करेंगे, यानी 6 और 7 क्या आया है, ये एक किताब की कीमत आई है, तो 9 किताब और 10 कलम, तो 9 किताब की कीमत यानी कितना, एक किताब की 7 है तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 7 63, और 10, एक किताब की कीमत अगर 6 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा हुआ है, तो बताइए 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से, तो 10 कलम कितनी है भाई साहब, यानी ये तो कलम है, 10 कलम की कीमत से, तो जिसके साथ से लगाए वहाँ से शुरुआत करेंगे। कितना अधिक या कम है, तो 3 अधिक दिख रहा है आपको, और कितने से दिख रहा है भाई, 60 से दिख रहा है। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20, और 1/20 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5%। और आप जानते हैं कि 1/20 कितना होता है, 5% होता है।
तो इस क्वेश्चन को भी क्या किया हमने, आसानी से बना लिया है। ठीक है, प्रीवियस जो पहला क्वेश्चन हमने इससे पहला क्वेश्चन जो किया था उससे पहला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, यानी सॉल्यूशन 57 को पढ़ने वाले हैं हम लोग। 57 एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल के 62.5% ऊंचाई चढ़ती है। तो देखें तो अगर इसे मेथड नंबर 1 से देखें तो 62.5% कितना होता है, आप जानते हैं कि 5/8 होता है। कितना होता है, 5/8 होता है। ठीक है, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है यदि पोल की ऊंचाई कितनी है, 192 मीटर। यानी कोई पोल है और इस पोल की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, 192 मीटर है। तो वो उसने बोला है कि एक घंटे में एक पोल के 62.5 यानी 5/8 चढ़ जाती है। तो 192 मीटर का अगर 5/8 अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, यानी भाई साहब 24 पंजे 120 मीटर चढ़ गई। तो उसने बोला है कि शेष, तो शेष कितना बचा, तो 192 में से अगर आप 120 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 72 मीटर। ठीक है, और वह शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये शेष जो बचा है वो ऊंचाई कितनी है, 72, और इसका 12 से ही 1/2%। तो देखेंगे आप लोग 12 से ही 1/2% जो होता है वो कितना होता है, 1/8। तो 72 का जब 1/8 निकालेंगे तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार, यानी वो जो शेष ऊंचाई उसने बोला है कि यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई याद कीजिए। तो अगले घंटे में जो उसने शेष ऊंचाई का यानी 72 मीटर का 12.5 यानी 1/8 कितना चढ़ा है, 9 मीटर चढ़ा है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसने क्या कहा है कि 62.5 एक पोल है, उसकी ऊंचाई कितनी, 192 मीटर, उसका एक घंटे में 62.5 यानी 5/8 चढ़ती यानी 120। अगले घंटे में ठीक है जो शेष बचा है यानी 192 माइनस में 120 यानी 72 शेष बचा है। अगले घंटे में ठीक है उस 72 का 1/8 यानी 12.5% चढ़ती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 72 का 1/8 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ठीक, और यही आपसे पूछा गया है कि उस अगले एक घंटे में जो शेष ऊंचाई है उसका 1/8 कितना होगा, यानी 9 मीटर होगा। ओके, ठीक, समझ पाए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग रिमेनिंग वाला जो मेथड है अगर उससे बनाएंगे, शेष वाले मेथड से, तो किस प्रकार से बनाएंगे कि मेरे पास में जो पोल है वो कितना है, 192 मीटर है। अब उसका 62 से ही 1/2% या फिर 62.5% यानी कितना होता है, 5/8, 5/8 चढ़ जाती है। तो टोटल अगर 8 है उसमें से 5 अगर चढ़ गई, ठीक है, तो बचा कितना फिर, 3/8। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मुझे शेष चाहिए तो 5/8 यानी 8 में से 5 चढ़ गई तो बचेगी कितना, 3, और टोटल कितना है 8। तो 8 में से 3 बचा है। ओके, अभी इसको फाइंड आउट मत कीजिए, अभी रुक जाइए। अब यानी 192 का 5/8 चढ़ गई तो 192 का कितना बचा है, 3/8। अब ये शेष है, अगले घंटे में इस शेष ऊंचाई का कितना चढ़ने वाली है, 12.5 यानी 1/8 चढ़ने वाली है। तो 1/8 का आप यहाँ से निकाल लीजिए। इसका 1/8 निकाल लें आप तो 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौके 32 और 8 दिया करेंगे 24, तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए, आसान था। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहेगा, यानी सॉल्यूशन नंबर 58 कहता है कि एक स्टेडियम में 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। यानी अगर टोटल 10,000 सीट हैं तो 10,000 सीटों में से अगर 100 सीट निकाल दी जाएं तो कितना हो जाएगा, 9,900 सीट बचेगा, 9,900 सीट बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि बिके हुए टिकटों में से, क्योंकि 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए, तो कितने बचे हैं, 9,900।
ठीक, छोड़कर सभी टिकट बिके हैं। तो बिक कितने गए? 9,900 टिकट हमारे जो है बिक गए यहाँ से। तो बिके हुए टिकटों में से 20% टिकट आधे दाम पर, यानी 9,900 बचे हैं, इसका अगर 20% मैं निकाल लूँ, यानी 1/5, ठीक, आधे दाम पर, तथा शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर। तो देखें तो यानी अगर देखें शेष कितना रहेगा कि 9,900 के 20% पूरे दाम पर, ठीक है, आधे दाम पर, आधे दाम पर। तो अगर मैं देखूं शेष कितना बचेगा कि 9,900 के 20%, तो बचा कितना भाई साहब? 9,900 का कितना बचा? 80%। और ये जो बचे हुए हैं ये 20 रुपये के पूरे दाम पर, अगर पूरे दाम 20 हैं तो भाई साहब आधे दाम कितने होंगे? 10। ठीक, यही बोला है उसने। तो टिकट बिक्री से कुल कितनी आय हुई? तो इसका मतलब टोटल पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो टिकट बिके हैं वो कितने? 9,900। 9,900 का 20% जो है वो आधे दाम, यानी 10 रुपये पर। टोटल दाम कितना है? टोटल पैसा एक टिकट कितना है? 20 रुपये। और जो शेष बचेंगे 9,900 का 20% बिकने के बाद 80% बचेंगे उनको पूरे दाम पर। ठीक है, तो कुल कितना उसका बिक्री हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ से देखो, अगर 100 इसमें बाहर निकाल लेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? आप लोगों का कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। और आप कॉमन क्या निकाल लेंगे इसके अंदर? क्योंकि देखिए यहाँ से 100 से 100 क्यों काट लेंगे आप लोग? इस 100 से 100 को ना काटें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं 2 0 से 2 0 यहाँ पर और 2 0 से 2 0 यहाँ पर। और अगर इसमें आप बाहर निकालेंगे तो देखो 99 इंटू में ये 20, 99 इंटू में 20, 99 इंटू में 20, वहाँ भी आपको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से देखें एक 10 और बाहर निकाल लीजिए। क्या बाहर निकाल लीजिए? एक 10 और बाहर निकल सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पर ये 10 बाहर निकलेगा तो यहाँ से पूरा बाहर निकल आया। 99 इंटू 20 इंटू 10, तो यहाँ बचेगा 1। ओके, और 99 इंटू में ये देखें तो 80, कितना बचेगा भाई साहब? 80। और वहाँ से क्या आ जाएगा? 20 बाहर आ रहा है, पूरा का पूरा क्या आ रहा है? 20 बाहर है। तो 99 इंटू में 20, 99 इंटू में 20 बाहर आ गया। 10 बाहर लिया, ठीक है, 10 तो 1 0 से 0, तो क्या बचेगा यहाँ पर? केवल 8 बचेगा। जब 10 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना? 10 8 जा 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 99 इंटू में 20 इंटू में 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 9 से देखें आप लोग तो कितना बनेगा? ये 2 0 और 9 दूनी कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से आप 18 कर सकते हैं। 1800 इंटू में कितना हो जाएगा? 99। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू में 9 इंटू में 1800। ठीक है, यहाँ से तो 11 8 कितना हो जाता है? 88, यहाँ से लग गई 8। ठीक है, 11 एकम 11 और 8 कितना हो जाता है? 19। या फिर आप सीधा लगा सकते हैं, यहाँ से 8 और 8 और 1 9 और 1 198 इंटू में अगर इसमें 9 करेंगे, ठीक है, 2 0, तो 2 0 तो लास्ट में होगा ही होगा। और 9 8 72 हो जाएगा, यहाँ से लगेगी 7, 9 9 में 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा? 88, 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा? 17। यानी आप देखें यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,78,200। ठीक है, 1,78,200 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया भाई? एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। ठीक है, तो 100 सीटों को छोड़कर यानी कितना भाई साहब? देखें 9,900 सीट उनके क्या हो गया? सेल हो गया। अब उसने क्या बोला है कि जो ये 9,900 सीट बचे हैं इनका जो 20% है वो आधे दाम पर बिका। तो 9,900 का 20% आधे दाम पर, तो मुझे पता होना चाहिए कि पूरा दाम कितना है। तो आगे प्रश्न में दे रखा है कि पूरा दाम कितना है? 20 रुपये है। तो आधा दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपये।
तो यानी 20% सीट तो ऐसे बिकी हैं। इसके बाद में जो बचा यानी 9,900 का जो 80%, क्योंकि 20% सेल हुआ है तो बचा कितना 80%, और इसका पूरे दाम पर बेचा गया यानी 20 रुपये पर। और टोटल आय पूछ रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे यहाँ से, क्योंकि कुछ सीटों का पैसा बची हुई सीटों का पैसा दोनों जुड़ जाएगा तो टोटल आय आ जाएगी हमारी। अब यहाँ से दो जीरो यहाँ दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ दिख रहा है, क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ना कॉमन दिख रही हैं, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 99 इंटू में 20 इंटू में 20 इंटू में 10 वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर देखें तो 99 20 ये कॉमन आ रहा है, तो 99 20 कॉमन बाहर निकाला और 10 और 80 में से देखें तो यहाँ से 10 कॉमन निकाला तो 10 अट्ठे कितना बचेगा 80, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 99 इंटू में 20 इंटू में 10 इंटू में 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1,78,200। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहेगा? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है जरा उसे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, आप उसे देखेंगे। एक व्यक्ति का वेतन या एक व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत बढ़ाया या अथवा घटा, यानी कितना परसेंट उसके इफेक्ट कितना आया है, कितना प्रतिशत बढ़ा है या कितना प्रतिशत घटा है। इन सारी बातों पे हमें चर्चा करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसमें मेथड नंबर अगर 1 की बात करें तो इसमें आप 100 का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 का यूज़ कि मान के चलिए कि उसका वेतन पहले 100 रहा होगा, पहले आपने क्या किया है उसमें 20% बढ़ाया है, तो 20% अगर बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये होगा। ठीक है, और 100 में 20 ऐड करोगे तो 120 मिलेगा, और फिर दोबारा इसमें क्या करेंगे आप 20% घटाएंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, तो 120 का 20% निकालेंगे, पहले 10% तो कितना होगा 12, क्लियर नहीं क्लियर है, और 20% कितना हो जाएगा 24, 120 में 24 अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 144, और नहीं तो आप देखें 1 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, और 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ से कितना बचेगा 11 में से 2 आएगा तो कितना 9, यानी पहले उसका वेतन कितना था 100, अभी कितना हो जाएगा 96। तो 100 में से अगर 96 को मैं देखूं तो पहले 100 था अभी 96 हुआ, तो कितना कम हो गया 4 कम हो गया, कितने से कम हो गया 100 से कम हो गया, और प्रतिशत निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, तो फाइनली कितना दिख रहा है मुझे 4% क्या हो रहा है कम हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्न को सोचूंगा। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था तो याद करिए, सीधा सीधा बना सकते हैं कि 100 अगर मेरे पास है, ठीक है, इनिशियली वेतन, और उसमें 20% बढ़ा है, तो मैं एक भिन्न का मल्टीप्लाई करूंगा कितने का 120/100। नीचे तो हमेशा 100 रहता है, इससे पहले की क्लासों में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ रहा हूँ कि नीचे 100 है और ऊपर क्या 20% बढ़ाया तो कितना बनेगा 120, और नीचे तो 100 ही रहेगा, और अगर इसमें से 20% घटाया तो कितना हो जाएगा 80। तो देखो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 12 अट्ठे कितना बनेगा 96 बनेगा। तो दोस्तों 100 से 96 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से -4% हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले मेथड को आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अभी अगर गौर से देखें यहाँ पर इसी बात को जो मैंने किया है, अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं कि भाई 20% यहाँ पर प्लस की है और यहाँ पर -20%, और 20% बराबर 1/5 होता है, और ये कितना है ये भी -1/5 हो गया। तो मेथड नंबर 3 आप इसी को एज ए फ्रैक्शन यूज़ कर सकते थे कि 100 इंटू पहले 5 था, 5 में 1 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और पहले 5 था 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 25 हो जाएगा, 5 25, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 चौके 16, और 16 6 की कितना बनेगा 96। तो भी आप देखेंगे कि 100 से 96 हुआ तो कितना परसेंट हो गया 4% की कमी आ गई।
तो इस प्रकार से भी अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर और वहाँ से इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक मेथड और देखते हैं इसमें, मेथड नंबर 4। ठीक, ये सारे मेथड्स मैं आपको इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए आप इसमें नेट इफेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि अगर आपको नेट में इफेक्ट निकालना है तो नेट इफेक्ट फार्मूला आप सोच सकते हैं। तो नेट इफेक्ट फार्मूला क्या कहता है आपका कि भाई x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में वाट 100। तो भाई यहाँ पर आपको कह रखा है एक बार 20% बढ़ा है और एक बार 20% कम हुआ है, तो आप इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए आप y। वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आएगा +20, प्लस के अंदर ये कितना आएगा -20, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे 20 और ये क्या करेंगे -20। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे 100। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 20 से माइनस का 20 माइनस हो जाएगा और ये प्लस 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 माइनस माइनस बना जाएगा और दो का गुणा 2 से करेंगे यानी कितना 4 और 2 0 420 का स्क्वायर 400 बनेगा, बटे में 100 होगा, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे बचा -4। तो -4 क्या दिखाता है कि भाई सब 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी बना सकते थे। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए मुझे। नेट इफेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं आप इसमें। आगे चलें आगे। ओके, आ जाइए। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, एक बात और है, आगे चल के जब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आप पढ़ेंगे तब भी आपको ये काम आएगा कि अगर कोई एक चीज़, ठीक है, पहले जितने प्रतिशत से बढ़ाई जाती है उतने ही प्रतिशत से अगर घटाई जाती है, या फिर पहले जितने प्रतिशत से घटाई जाती है उतने ही प्रतिशत से बढ़ाई जाती है, तो मेरे दोस्तों उसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि पहली बात तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, कमी होगा, और कमी प्रतिशत बराबर क्या होती है, x² अपॉन में कितना होता है 100 होता है। यानी आपको पहले कितना बोला गया था, 20% से बढ़ाना। ठीक है, यानी आपके पास में 20% से बढ़ाना और 20% से कम करना, यानी 20% ही है, तो आप यहाँ पर 20 का वैल्यू रख दीजिए। तो 20 का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, यानी आंसर तो कमी में ही आएगा। ठीक है, तो 400 बटे में अगर 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 होकर क्या बनेगा, 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो 4 से 5 मेथड थे जो हमने इसके बारे में, जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हमने सीखा। ओके, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस तरीके को आप छोटी मोटी कभी कभी ना ये 1-2-4 ट्रिक जो है हम अपने पूरे मैथमेटिक्स में इस प्रकार की याद रख लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर चैप्टर यही रहेगा, यही सवाल बनेगा कि एक वस्तु का जो है लाभ है, यानी पहले उसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कि पूरे सौदे में कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 4% की हानि। यहाँ पर कमी कह रहा है, वहाँ पर क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। बस इतना ही फर्क आएगा। ओके, ठीक है, तो चैप्टर्स चेंज होंगे लेकिन मेथड्स याद रखिएगा यही रहेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। अभी आप कोई बच्चा किसी कहेगा सर मैं इसे फ्रैक्शन मेथड से यूज़ करना चाहता हूँ और फ्रैक्शन मेथड लगाना चाहता हूँ, तो देखिए एक मेथड और है। ठीक है, अनदर मेथड लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से आपको बोला गया कि पहले 20% का लाभ है और दूसरा क्या है -% यानी 20% की कमी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% बराबर कितना होगा 1/5 और ये कितना हो जाएगा 1/5। यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू और यहाँ लिखता हूँ मैं फाइनल वैल्यू। ठीक है, यानी शुरुआत में थी कितना इनिशियल 5 और कितनी हो गई 6, यहाँ इनिशियल कितनी थी 5, कितनी हो गई भाई सब यहाँ से 4। देखिए जब फ्रैक्शन मेथड लगता है तो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस में काट सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वैल्यू आपस में एक दूसरे को क्रॉस में नहीं काट रही है। तो मेरे दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से 5 25 और ये हो जाएगा 4 6 की 24। तो देखें कोई वैल्यू पहले 25 थी और अभी कितना हो गया 24 हो गया, तो कितने की कमी आ रही 1 की, और कितने से आ रही है 25 से। और इसको अगर 1/25 की वैल्यू आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आंसर बन जाएगा 4% की क्या आ जाएगी हानि। लीजिए एक मेथड और आपके लिए, यानी चीज़ें वही हैं। ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये सारे मेथड्स को डेप्थ में जाकर मैं इससे पहले की वीडियोज़ में समझाया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए
अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जब अच्छे तरीके से डेप्थ में जाकर पूछता है तो चीज़ों को थोड़ा सा बदल देता है। तो उसके लिए आपको मेरी फ्रैक्शन मेथड की जो वीडियो है कि फ्रैक्शन मेथड का जन्म कहाँ से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, तो उसको जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो प्रश्न अभी आने वाला है इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, ये हर पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा, जितनी भी किताबें हैं सभी किताबों में आपको देखने को ये प्रश्न मिलेगा। प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाए। यानी यहाँ पर जो वृद्धि की दर है, जो रेट है, वो किसी भी संख्या में नहीं दी गई है। ठीक है, R%, यानी कुछ लेटर देकर हमसे इस प्रकार के कुछ वेरिएबल दिया गया है, R% की वृद्धि कर दी गई और बाद में नए मूल्य में, ठीक है, R% की कमी कर दी गई, तो अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये फाइनली, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि मान के चलिए कि भाई आरंभिक मूल्य कितना x है और उस x के अंदर अगर R% की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो मुझे बताइए, अगर ये 100 था, इसमें अगर आप 20% बढ़ा रहे थे तो क्या करते थे आप लोग, जैसे कि ये 100 है, 100 में आप 20% बढ़ाते थे तो कितने का मल्टीप्लाई करते थे, 120/100 का। जनरली पता है कैसे करते थे कि 100 इंटू में 100 तो है ही, लेकिन 100 में कितना बढ़ा दो, 100 के अंदर 20 बढ़ाकर, ठीक है, और अपॉन में क्या करते थे 100। तो अगर इस मैंने 20 की जगह पर दोस्तों अगर R रख दिया और 100 की जगह पर मैंने X रख दिया तो क्या दिक्कत है। तो अगर यहाँ पर X है, X में R% बढ़ेगा तो R% यानी कितना, यानी अपने आप में 100 तो है ही और उसमें R बढ़ जाएगा तो 100 + R, और नीचे तो क्या रहता है, हमेशा 100 ही रहता है। समझ रहे हैं। अगर देखो ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो नंबर करीब 10 है, वीडियो नंबर 10 में आप जाइएगा, वहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का थंबनेल लगा हुआ है, फ्रैक्शन मेथड का जन्म कैसे हुआ उसका डेप्थ और डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर एक बार आप उसको जाकर पढ़ लेंगे तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है। अभी देखेंगे आगे, फिर दोबारा से बोला है कि R% की कमी कर देता है। तो अब देखिए, यानी अपने आप में 100 तो है ही है, 100 में से R की कमी करेगा, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, 100 रहेगा, और अब मूल्य कितना हो जाता है, 1 रुपये हो जाता है। बस इतना काम मुझे करना है और कुछ करना ही नहीं। अब इसको ज़रा गौर से देखें तो ये मेरे पास में प्रारंभिक मूल्य मैंने माना कि x, अब ये a+b और ये a-b। अब देखो यहाँ पर बाकी के जितने मेथड्स हमने सीखे वो कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेथड्स काम कब करेंगे, जब परसेंटेज की वैल्यूज़ आपको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 20%, 30%, 12.5%, 33 से 1/3%। लेकिन यहाँ पर क्या है कि R% बोला है, जब R% दे दिया है, कोई वेरिएबल आपको इस प्रकार का दे दिया है, ठीक है, तो इस जगह पर आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 + R यानी a+b और a-b, यानी क्या हो जाता है, a² - b, यानी a² माइनस में कितना, R²। ये आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0, और ये कितना बनेगा, 2 0 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना बनेगा, 100 का स्क्वायर यानी 2 0, 2 0 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा, R² और अपॉन में कितना होगा, 2 0, 2 0 यानी कितना, 1। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10,000 कहाँ चला जाएगा, ये 2 0, 2 0 यानी 4 0 ऊपर हैं, और ये 4 0 माइनस में क्या है, ये R² कहाँ हो जाएगा भाई साहब, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। यहाँ से तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, प्रारंभिक वैल्यू होगी 10,000 बटे में 10,000 माइनस R²। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए अगर आपने चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो मेरे दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, अब इसी फंडे को लगाते हुए हम थोड़े से आगे के प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान तरीका है, 5 से 6 तरीके मैंने आपको बताए, इनको डिटेल में भी इससे पुरानी वीडियोज़ में मैं प्रूव करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, ठीक, और हम उसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, एक व्यक्ति के लॉकर में 3 साल पहले 5,000 रुपये थे,
पहली साल में उसने कुल राशि का 25% जमा करवाया, दूसरे वर्ष में उसने, ठीक है, बची हुई राशि का या बढ़ी हुई राशि का, जो राशि बढ़ गई है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक 30% जमा करवाया, तीसरी वर्ष में उसने राशि का 20% निकाल लिया, तो बताइए उसके खाते में कितनी राशि थी। यानी दोस्तों 3 वर्ष पहले उसके अकाउंट में कितना पैसा था, उसके अकाउंट में थे 5,000 रुपये, और धीरे करके कभी जमा हुए कभी निकाले गए, इस प्रकार की बातें हैं। जमा होंगे तो बढ़ जाएगी वैल्यू, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी वृद्धि या फिर कमी, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बातचीत हो रही है। तो इसका मतलब मेरे पास में इनिशियल वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, शुरुआत में 5,000 रुपये उसके लॉकर में थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में उसने क्या बोला है कि 25% जमा करवाया। तो कोई मेरा दोस्त जो है यहाँ पर, अगर उसको वैल्यू याद नहीं है तो जमा करवाया, तो यानी कितना, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो जाएगा। इसके बाद में 30% उसने भाई साहब फिर से जमा करवाया यहाँ से, तो 130/100 हो जाएगा इसी राशि के अंदर। और फिर दोबारा से उसने क्या किया कि यहाँ से 20% निकाल लिया है, तो 100 में से अगर 20 जाएगा तो कितना, 80, और आपको बताना है कि भाई साहब अंतिम में उसका कितना पैसा बचा, उसके अकाउंट में कितना पैसा जो है बचा हुआ है। तो आसानी से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इसको बना लेंगे, और 50 से इसको आप काट लेंगे कितनी बार में, 2 बार में काट लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से कितनी बार काटेंगे, 4 बार, और 400 और 25 चौके 100, यानी 500 हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एक कम 4 और 1 5, 500 इंटू में अगर 13 करेंगे तो कितना बनेगा, 13 पंजे 6500। तो मेरे दोस्तों 3 वर्ष के बाद में जो है उसके अकाउंट में अब उसके लॉकर में पैसा कितना है, क्योंकि उसने 25% बढ़ाया था, फिर 30% बढ़ाया था, फिर 20% निकाला था, तो अब उसके खाते में कितना पैसा है, 6500 रुपये है, ठीक है। आसानी से प्रश्न को हमने बना लिया। अगर बढ़ाता है तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर किसी मेरे दोस्त को इनकी वैल्यूज याद हैं तो देखिए वो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रश्न को देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप 100 में बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए जब यहाँ पर वैल्यूज़ हो जाएंगी 16.66%, 33.33%, तो फिर आप इस प्रकार से नहीं जोड़ पाएंगे कि 166.66, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी। तो जब भी परसेंटेज की वैल्यू है फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आती है, तो मेरे दोस्तों उस केस में हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि भाई पहले तो उसने 25% जमा करवाया है, तो +25, फिर उसने 30% जमा करवाया है, और उसने फिर क्या किया है, 20% निकाल लिया है। तो आप क्या करेंगे, 25% बराबर में कितना, 1/4 होता है, और 30% बराबर में कितना, 3/10 होता है, और 20% में कितना होता है, 1/5। ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको पहले याद करा चुका हूँ। अब इनिशियली मेरे पास में कितना पैसा था, 5,000 रुपये थे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे कि इनिशियली 4 था, 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 5/4 बनेगा, और 10 में 3 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 13/10 बनेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। तो देखेंगे आप लोग यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट कर दें, 0 से 0 काट दें, 4 से 4 काट दें, और 13 पंजे 65, तो आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। तो अगर आप चीज़ों को फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी छोटे छोटे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कंप्लीट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको प्रतिशत की जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले याद करवाया गया है, क्योंकि उनका यूज़ यहाँ पर होना था। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ना वो याद भी कर लूँगी। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं आप, मेहनती हैं, लगनशील हैं, ठीक है। जो आपसे कहा जाता है आप उसे करते भी हैं। चलिए, अगर कोई विद्यार्थी, आइए दोस्तों, कोई विद्यार्थी इसे अगर जो फ्रैक्शन मेथड हमारा जो लंबे वाला मेथड होता है, यानी इसी चीज़ को लिखने का तरीका एक लाइन में नहीं, अगर इसी चीज़ को हम एक इस तरीके से वर्टिकली लिखना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका जो आपने अभी देखा था आप उसको उस तरीके से भी बना सकते हैं कि पहले उसने 20% बढ़ाया है, 25% बढ़ाया है, फिर उसने क्या किया है, 30% बढ़ाया है, और फिर उसने क्या किया है, यहाँ पर 20% घटाया है। तो मेरे मित्रों यहाँ से क्या हो जाएगा, 25% 1/4, और ये कितना बनेगा, 3/10, और ये कितना बनेगा, 1/5। तो आप यहाँ से इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो बना लीजिए, इनिशियल वैल्यू और ये क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ 4, 4 से 1 कितना हो जाएगा 5 बढ़कर, ये 10 है, 10 से कितना हो जाएगा 3 बढ़कर 13, और जब 5 है 5 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना बनेगा 4। और देखिए जब फ्रैक्शन मेथड है उसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ लेते हैं। तो देखिए जो काम वहाँ हमने किया था कि 4 से 4 को कैंसिल आउट कर लिया और 5 से 5 को कैंसिल आउट कर लिया, यानी एक दूसरे को क्रॉस में काट सकते हैं। ये 4 जो है इनमें से अगर किसी को भी काट सकता है तो काट सकता है, ये 5 इनमें से किसी को काट सकता है तो काट सकता है, 10 इनमें से किसी को काट सकता है तो काट सकता है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मल्टीप्लाई कब होता है, फ्रैक्शन मेथड में होता है, कब होता है, ये सारी बातें मैंने फ्रैक्शन मेथड की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है। ओके, यहाँ कितना बचा 10 बचा, यहाँ कितना बचा 13 बचा, यानी ये शुरुआत में ये इनिशियल वैल्यू है और ये मेरे पास में क्या है, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी, यानी अंत में कितना हो जाएगा। तो मेरे मित्रों अगर यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास में कितना था 5000 था शुरुआत में, और यहाँ शुरुआत में कितना है 10, इंटू में मुझे किसका वैल्यू चाहिए 13 का वैल्यू चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 13 पंजे 65, यानी कितना हो जाएगा 6500 रुपये। अब ये 5000 से पूछो क्योंकि ये रुपया पैसा देला है, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसको समझने का तरीका ऐसा भी कि रुपया पैसा देला क्या है 5000, उससे पूछा कि तुम कौन हो, कि भैया मैं इनिशियल वैल्यू हूँ, तो नीचे आएगा इनिशियल वैल्यू, इनटू में पूछा गया फाइनल, तो भाई सब फाइनल वैल्यू आप लोग रख दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 6500। क्लियर है। तो यहाँ भी मैंने इसको क्या किया, आपको 3 तरीक़ों से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपका दिल करे आप उसे लगा सकते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहेगा, ज़रा आप गौर से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए क्या बोला है उसने कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको हम एक बेसिक मेथड से अगर समझें, तो बेसिक मेथड से देखिए समझें क्या, कि ये बात कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यानी अगर रेक्टेंगल देखें, यानी एक आयत देखें, तो आयत क्या होता है मेरे मित्रों, आयत क्या होता है बताइए मुझे ज़रा, आयत क्या होता है, बोलो बोलो। आयत होता है यहाँ से कि जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है। अब इसमें आप इसे कहते हैं लेंथ, इसे कहते हैं ब्रेथ, इसे कहते हैं लेंथ, इसे कहते हैं ब्रेथ। तो उसने कहा है कि जो ये लंबाई है, इस लंबाई को उसने क्या किया है 20%, लंबाई को 20% बढ़ाया है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई की 25% वृद्धि कर दी है। क्या कर दिया है उसने, 25% की वृद्धि कर दी है। यानी देखें कि आपका आयत पहले ये था, ओल्ड पुराना वाला आयत ये था आपका, और आपने क्या किया इससे एक नया आयत, ठीक है, वृद्धि करने के बाद में ये आयत बनेगा। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में आप तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यानी 1/5, और ये कितना बन जाएगा भाई साहब 1/4 बनेगा। अब आप देखेंगे किसी भिन्न में कि का किसके साथ लगा है, तो देखें तो लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होने पर, समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई क्या है, शुरुआत में 5 थी, तो लेंथ जो है शुरुआत में 5 थी, और लेंथ बढ़कर 5 में +1 जुड़ेगा तो कितनी होगी 4। और यहाँ पर शुरुआत में जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी थी भाई साहब, आपकी चौड़ाई थी आपकी 4, और बढ़कर चौड़ाई कितनी होगी भैया, चौड़ाई आपकी कितनी हो गई 5। तो अगर इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया क्या आना चाहिए, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और इसका एरिया क्या आना चाहिए, लंबाई गुणा में कितना, चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका 5 है, और चौड़ाई कितना है 4 है, और इसका लंबाई कितना है भाई साहब, इसका लंबाई है 6, और इसका लंबाई कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो इसका एरिया 20 है और इसका एरिया 30 हुआ, यानी पुराने वाले का 30 और बढ़कर कितना हुआ 30, तो कितना बढ़ा है भाई साहब 10 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 20 से बढ़ा है, और 1/2 आप जानते हैं कितना प्रतिशत होता है 50%। तो भाई साहब टोटल जो एरिया है, एरिया में इफेक्ट कितना आ गया 50%। ये हमने इसको सीखा है बिल्कुल बेसिक मेथड से। ओके, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन में हम लोग जो अभी तक सीखते चले आ रहे थे, ठीक, वो सारे के सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होते हैं
तो वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा अगर एक्सप्रेशन यहाँ से देखें तो एरिया बराबर में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के अंदर देखेंगे तो 20% और चौड़ाई के अंदर क्या होता है 25%। तो 20% और क्या लगा सकते हैं आप लोग 25%। 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/5 होती है, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो वहाँ पर हम फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो लाइन में यूज़ करो या वर्टिकली, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो पहले अगर इसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली यूज़ करें तो कैसे करेंगे कि लेट अस सपोज मान के चलते हैं कि उसका एरिया कितना था 100 था, और उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि 5 था तो 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ पर 4 था 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से 5 से 5 काट देंगे आप यहाँ से, और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 25 बार, और 25 से करेंगे 6 बार, तो 25 से की कितना हो जाएगा 150। तो एरिया अब कितना हो गया 150 हो गया, यानी पहले एरिया था 100 और अब हो गया 150। तो कितना बढ़ जाएगा भाई साहब 50%। कितना बढ़ जाएगा भाई 50%। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब इसी फ्रैक्शन मेथड को अगर हम वर्टिकली लिखना चाहें तो देखेंगे, कैन आई रब इट। चलिए, अगर इसी को आप वर्टिकली यूज़ करना चाहें तो वर्टिकली भी आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई इनिशियल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे कि आपका जो एरिया था उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, और ये फाइनल वैल्यू लिखेंगे कि आपका एरिया बाद में कितना हो जाता है। तो पहले 5 था तो कितना हो गया 6 हो गया, और पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है। और आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे, और ये 2 दूनी 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। तो देखिए पहले एरिया कितना है 2 और बाद में कितना हुआ है 3, तो 2 से 3 हुआ है, तो कितना बढ़ा है भाई 1 बढ़ा है। कितने से 2 से, और 1/2 आप जानते हैं 50%, और अगर नहीं पता है तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हमारा क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। तो मेरे दोस्तों यानी क्षेत्रफल पर आधारित यानी एरिया पर आधारित इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऐसे वॉल्यूम यानी आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो क्षेत्रफल हो सकता है, वो एरिया आपका एक रेक्टेंगल यानी आयत का हो, एक वर्ग का हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे आयतन किसी सिलेंडर, ठीक है, आपका बेलन का हो या फिर शंकु का हो, अलग अलग तरीके से ऐसे प्रश्न हम बनाने वाले हैं इनके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने एक सवाल पढ़ा किसका, आयत का। अब चलते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वर्ग पर पूछा गया सवाल है, यानी एक स्क्वायर पर पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो 62 की बात करेंगे। 62 क्वेश्चन हमने पढ़ा, 61 हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो 63 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 63 क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखेंगे यहाँ पर कि भाई सबसे पहले तो एक वर्ग जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है A², ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। और देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या सोच रहे हैं कि पहले एरिया मानो कि कितना था 100 था, और उसमें बोला है एक बार यहाँ पर प्रतिशत का प्रयोग किया है कि 25% की कमी हो जाती है तो कितना हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा। तो भाई साहब उसके एरिया में कितने की कमी आई, 25% की कमी आई। देखो ये सोचना आपका गलत है, समझ रहे हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो ये यहाँ पर वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है A², और यहाँ पर A जो है ना भुजा, वो एक बार नहीं, वो कितनी बार है, वो 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। एक ही बात को 2 बार रिपीट नहीं करना है। उसे पता है कि अगर बच्चे को वर्ग का एरिया पता होगा तो वो क्वेश्चन को समझ जाएगा। उसने बोला प्रत्येक भुजा को, तो यहाँ पर भुजा जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। और अगर आपने यहाँ पर कितने की 25% की कमी, अगर आपने इस भुजा में 25% की कमी की गई है तो यहाँ पर भी इस भुजा में भी 25% की कमी होनी चाहिए। और 25% कितना होता है मेरे मित्रों, 1/4 और 1/4। तो अगर इसको आप लाइन वाले तरीके से करना चाहते हैं तो पहले मान के चलो एरिया कितना था, 100 था, और उसमें 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 यहाँ से। और आप गौर से देखेंगे 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार, और 3 तिया 9, और 25 नंबर कितना होता है
225/4 और 4 का अगर इसमें अगर भाग दें तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 तो ज़्यादा हो जाता है, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो एरिया ये इतना हो गया। तो कितने का चेंज आया मेरे दोस्तों, तो कितने का चेंज आया, तो देखेंगे 25 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 75 बचेगा। क्लियर नहीं क्लियर है। तो 56 जाता तो कितना बचता है इसके अंदर से, 44। तो 56 से कुछ ज़्यादा जा रहा है, 100 में से अगर 56 जाता तो 44 बचता, लेकिन 56 से ज़्यादा जा रहा है तो 44 नहीं बचेगा। ठीक है, 44 से थोड़ा कम बचेगा और वो कितना होगा, 43। ठीक है, और अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। तो इसी प्रकार से 43.75%। आप इसको इस प्रकार से सोचेंगे और यही क्या होगा आपका आंसर। अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहते हैं, मैं मिटाऊँ बताइए, रब करें इसे, चलो। अगर आप इसे वर्टिकली करना चाहते हैं तो वर्टिकली आप कैसे करेंगे, वर्टिकली आप एरिया को माने कि ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो ये कितना है, 4 है, 4 से कितना हो जाएगा 3, और ये 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 और ये 3 तिया 9। तो आप देखें तो 16 से 9 हुआ तो कितना कम हुआ भाई साहब, 7 कम हुआ। कितने से कम हुआ, 16 से कम हुआ, और इनटू में क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। तो यहाँ से 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 25 कितना हो जाएगा, 175। 175 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचेगा, यहाँ से 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी दोस्तों कमी आ जाएगी 43.75 की। आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके पास थे। तो हमने वर्ग का सवाल भी पढ़ा, क्लियर है, वर्ग का क्वेश्चन, स्क्वायर का क्वेश्चन भी पढ़ा, और हमने रेक्टेंगल यानी आयत का क्वेश्चन भी पढ़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 हमारा क्या कहता है, ज़रा उसे देखेंगे, यानी सॉल्यूशन नंबर 64 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ता है तो वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ती है। ठीक है, देखिए इस बार क्षेत्रफल बढ़ रहा है। आप अगर गौर से देखें कि अगर मान के चलिए उसका क्षेत्रफल कितना है, 100 है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पिछले क्वेश्चन से अलग है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, पिछली बार हर में भुजा बढ़ती थी या फिर कुछ उसका एक भाग बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता था कि तो बताइए क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन इस बार पूछा गया कि क्षेत्रफल आपसे इतना है, लेकिन आपसे पूछ लिया भुजा, यानी उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन को। बढ़िया सवाल है, सोचने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ता है तो वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो आप अगर गौर से देखें यहाँ पर कि अगर आप 100 करेंगे और आप इसके अंदर से एक बार कोई भी परसेंटेज हो जो बढ़ने की, भुजा को बढ़ने की, मान के चलते हैं कि x% रहेगी, तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ से 100 + x और अपन में कितना करेंगे, 100 करेंगे, और इसको एक बार फिर दोबारा से करेंगे क्योंकि 2 बार बढ़ने वाला है, यहाँ से कितना करेंगे 100 + x अपन के अंदर फिर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यानी तरीके से क्या बन जाएगा, ये 100 इंटू में क्या बनेगा भाई साहब, 100 + x अपन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई r% भुजा में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ यहाँ पर। और फाइनली देखेंगे कि पहले 100 था और 100 में कितना % बढ़ जाता है, उसने बोला है कि 96% बढ़ जाता है, यानी प्लस में कितना हो जाता है, 96% बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है भाई साहब, यानी कितना हो जाता है, 196 हो जाएगा। पहले एरिया 100 था, उसकी भुजा में कुछ प्रतिशत का बदलाव, यही हमें बताना है। यानी 100 प्लस जितना बढ़ना था 100 + x बटे में 100, फिर दूसरी दोबारा होना है, पहले एक में फिर दूसरी में, क्योंकि a × a होता है। ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है, a × a। तो पहले 100 था, उसमें 100 + x बटे 100 हुआ, फिर 100 + x बटे 100 हुआ, और भाई साहब टोटल 100 में से बढ़कर कितना हुआ, 196। तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 196/100। तो अगर आप इसे देखें तो 100 प्लस में x अपॉन के अंदर कितना होगा, 100 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। ये 100 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 14 और बटे में कितना 10, इसका क्या लिखेंगे आप, होल स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे आप 100 प्लस में x अपॉन में क्या करेंगे आप 100, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा यहाँ से,
कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। और आप देखेंगे इस 0 से क्या हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा वहाँ पर जाके 140। तो 100 प्लस में x बराबर में कितना हो जाएगा 140। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 140 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। यानी मेरे दोस्तों x जो है, यानी जो यहाँ पर जो परसेंटेज यानी भुजा में जो प्रतिशत बदलाव हुआ था वो कितना हुआ था, 40 हुआ था। कितना हुआ था, 40 हुआ था। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाता है आपका ना, अगर देखेंगे आप लोग, आपने एक फार्मूला जाना होगा, पहले से नोट कीजिए आप लोग। यहीं से एक फार्मूला बनता है आपका कि y इज इक्वल टू क्या, x 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में कितना होता है n। ये सारी बातें पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो फ्रैक्शन मेथड का जन्म कहाँ से होता है, उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो ये हमने इसको बिल्कुल बेसिक से बना लिया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि अगर मेरे पास में शुरुआत में 100 है और 100 के अंदर कोई x% बढ़ रहा है, 100 में x बढ़ा तो नीचे तो 100 ही रहेगा। और फिर यहाँ पर दोबारा से क्या हो रहा है कि 100 के अंदर फिर से यहाँ पर x बढ़ रहा है, ठीक है, इसके अंदर तो फिर 100। तो अगर आपको मैंने अभी बताया था कि 100 इंटू में क्या हो रहा है, 100 प्लस में x बटे में 100 और इसकी पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है। यानी 100 इंटू में अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, 100 बटे में 100 प्लस में क्या बनेगा, x बटे में 100, ठीक है, स्क्वायर। और आप देखें यहाँ से 100 इंटू में तो ये 1 हो जाएगा, ये x अपॉन में 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक, वो एक नई वैल्यू होगी और वही हमारा आंसर है। तो इसी को मैं जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर होगी, y के। अगर इस 100 को, ये यहाँ पर 100 माना है, इसको मैं x ही मान सकता हूँ, इंटू 1 प्लस x की जगह पर यानी रेट है कोई, रेट अपॉन, और यहाँ पे 2 साल है यानी कितनी भी साल हो सकती हैं। तो आप देखेंगे कि एक फार्मूले का जन्म हो जाता है, यानी y बराबर x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ये सारी बातें मैंने फ्रैक्शन मेथड को बनाते वक्त बताई थी। तो ये तो हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक से लेके चले तब इस क्वेश्चन को बनाए। अब इसको शॉर्टकट में हम किस प्रकार से बनाने वाले हैं इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है, शॉर्टकट से। आइए, अब एग्ज़ाम में इस प्रकार से थोड़ी सोचेंगे, इतना समय एग्ज़ाम में नहीं लगाएंगे। देखो एक चीज़ समझो आप, जब मेरे पास में कोई भी रेट दी होती है या फिर जो कुछ भी प्रतिशत या कमी की कोई दर दी हुई है मेरे पास में, जैसे कि मुझसे बोला गया 25%, और 25% कितना है, 1/4 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि 2 साल, यानी कितना करना पड़ेगा मुझे, ये इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ से फाइनल वैल्यू जानने के लिए कि 4 से 5 जाऊँगा और 4 से कितना जाऊँगा, 5 जाऊँगा, यानी मैं 2 बार ही गया। और यहाँ से मैंने क्या करना है, 4 गुणा 4, 4 चौके 16, यानी कितना किया, 55 25। तो मेरे दोस्तों आपने देखा कि 2 साल के लिए मैंने क्या किया, मुझे रेट पता था तो मैंने यहाँ से जो एरिया बनाया वो एरिया कैसे बनाया, बाई स्क्वायरिंग। मैंने क्या किया भाई साहब, इसका स्क्वायर किया, मैंने क्या किया, इसका वर्ग किया। देखिए यहाँ पर 5 है तो मैंने क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर किया, क्या पता करने के लिए, एरिया पता करने के लिए, ठीक है, एरिया पता करने के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे रेट पता हो और मुझे एरिया में जाना हो, ठीक है, यानी मुझे कोई भी दर पता है, यानी प्रतिशत मुझे पता है और मुझे एरिया में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं यहाँ से वर्ग करता हूँ। अगर इसी का उल्टा, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में मुझे रेट पता थी और मुझे एरिया में बदलाव करना था तो मैं एरिया निकालता था, तो मैं क्या करता था, वर्ग करता था। लेकिन इसी का अगर उल्टा करें, अगर मुझे एरिया पता हो और मुझे कहाँ जाना है, मुझे रेट में जाना है, ये मुझे वर्ग पता है और मुझे दर में जाना है, यानी मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्या होता है भाई साहब, स्क्वायर रूट। यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको वर्गमूल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वर्गमूल करना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे आप लोग। यानी यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें दर पता थी और एरिया में जाना होता था तो हम स्क्वायर करते थे, और अगर इसका ठीक उल्टा करेंगे हम लोग, एरिया से रेट, मुझे एरिया पता है कि भाई साहब एरिया इतना बड़ा है, बताइए कि भुजा में कितना परिवर्तन हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो बस इतना ही काम सीधा सीधा मुझे ये क्वेश्चन करना है। चलें आगे। अब कैसे बनाएंगे इसका यूज़ करते हुए, इसको ज़रा देखेंगे। ऐसे बनाना है आपको कि मान के चलो कि वो एरिया कितना था आपके पास में, 100 था,
और बढ़ने के बाद वो एरिया कितना हो गया 196। यानी मुझे एरिया पता है और मुझे रेट पता करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा मुझे। और आपको पता है कि 2 साल है, यानी अगर 100 का निकालूंगा तो कितना 10 आएगा, और क्या निकालूंगा 14, यानी 10 से कितना बढ़ा 4 बढ़ा, कितने से बढ़ा 10 से बढ़ा, और इनटू में क्या निकालूंगा 100, तो 0 से 0, और क्या आंसर बनेगा 40%। क्या आंसर बनेगा 40%, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 40% क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्यों हम लोग यहाँ पर अंडर रूट कर रहे हैं, क्यों वर्गमूल निकाल रहे हैं, इस बात का भी सवाल मैंने आपको, जो जवाब है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इसके आगे क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन को हम एक ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर देखें जो हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हमारे पास में, दैट इज़ कॉल्ड 30%। ओके, 30%, 40%, 50%, 60%, या जो भी ऑप्शन है, तो इसका आंसर जैसे कि ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन में आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए अगर देख लेते तो हम 40% है, तो 40% पे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि यूज़ करके कि मेरे पास में 100 है, 100 में अगर 40% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब 140/100, और फिर से 40% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि एरिया बराबर में क्या होता है A² यानी A × A, यानी इसमें भी 40 बढ़ेगा, और क्या करेगा भाई साहब इसके अंदर भी क्या बढ़ेगा 40 ही बढ़ेगा। तो बस 100 से 100 कटेगा, 1 से इससे कटेगा, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो देखो पहले आपका एरिया 100 था, और बढ़कर अगर इसमें 96% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 196। हाँ जी बिल्कुल, तो रेट कौन सी आ रही है 40 आ रही है। तो आप लोग ऑप्शन पुट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तीनों ही तरीके आपके पास हैं। लेकिन बेस्ट है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अंडर रूट लेकर ही क्वेश्चन को बना लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, जरा देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है हमें, जरा देखते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस में 11 सही 1/9 या 11.11% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में या एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है πr²। तो मेरे मित्रों यहाँ पर केवल 1% बोली गई है, 11.11%। ठीक है, तो आप फिर दोबारा से वही गलती करेंगे कि क्या यहाँ पर एक ही बार प्रयोग किया गया है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर r² होता है, यानी r × r, यानी आप देखेंगे तो 11.11%, और यहाँ से 11.11%, और 11 से ही 1/9% कितना होता है, अगर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/9, और ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, कमी की गई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या होगा माइनस। अब इस पाई का क्या करें, इसके बारे में आपको समझना है। इस पाई का क्या करेंगे, देखो पाई के बारे में गौर से समझना है। इस पाई को हम लोग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये समान है, ये कभी भी बदलता नहीं। समझे, ये हमेशा समान रहेगा, स्थिर रहेगा, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए अगर मैं एक छोटा सा सर्कल इस प्रकार का बनाऊं, एक इतना बड़ा सर्कल बनाऊं, एक इतना बड़ा सर्कल बनाऊं, और एक इतना बड़ा सर्कल बनाऊं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन सब का रेडियस क्या होगा, ये यही होगा। तो इसका रेडियस अगर 1 है तो इसका रेडियस थोड़ा 2 हो जाएगा, इसका रेडियस 3 हो जाएगा, इसका रेडियस 4 हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया देखूंगा मैं तो इसका एरिया क्या होगा πr², और इसका एरिया भी क्या होगा, इसका एरिया भी πr², और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया भी होगा πr², और इसका भी एरिया क्या होता है πr²। तो आप गौर से देखें यहाँ पर जो रेडियस है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर केवल रेडियस का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, लेकिन जो पाई है पाई का वैल्यू तो सेम रहेगा। तो सर्किल कितना भी बड़ा आ जाए तो यानी पाई का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों
अगर किसी कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वो क्या है, समान है, वो स्थिर है। तो यहाँ पर पाई में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए पाई कांस्टेंट है। और अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो पाई में तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, इसीलिए हम इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो हमें केवल इंक्लूड क्या करना है, हमें केवल इंक्लूड करना है आर और आर को। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आइए देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले या तो आप लंबे वाला मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो इनिशियल फाइनल। यानी मेरे पास में 9 था, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और 9 था, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8। अब ये जो है एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा 9 में 81 और 8 × 64। और यहाँ से देखेंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई साहब, 7 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 17/81 इंटू में क्या करेंगे आप लोग 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1700/81। ठीक है, 1700 में कितना बनेगा 81, तो 81 का इसमें भाग दे लेंगे आप लोग। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर है। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 7 21, वो कटेगा नहीं यहाँ से। तो 80 का देखें तो 8 चौके 32 ज़्यादा हो रहा है, 8 दूनी 16, 160, 2 के करीब। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 110 में से 2 गए तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 6। ठीक है, और 0 आ जाएगा। अब इसका भाग जाएगा नहीं तो क्या बचेगा 2 सही 80/81, और इसका भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2.9 या 7, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है। चलिए आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से इजीली हम चीज़ों को बना सकते हैं अगर हमने फ्रैक्शन मेथड को अच्छे से समझा है तो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 को हमने किस प्रकार से बनाना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66, एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार बातचीत हो रही है एक क्यूब की, और क्यूब का आप लोग जानते हैं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20, 30 की वृद्धि हो रही है, तो उसके आयतन में बताना है। तो देखिए यहाँ से कि भाई लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, और इसमें 20% की वृद्धि होती है, और इसमें 30% की वृद्धि होती है। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। 30% बराबर कितना होता है, 3/10 होता है। तो अगर वॉल्यूम में देखें तो देखिए सीधी वर्टिकल में लगा लीजिए कि भाई इनिशियल यहाँ से, और ये आपका फाइनल। तो 10 से कितना होगा 11 होगा, और 5 से कितना होगा 6 होगा, और 10 से 3 बढ़ेगा तो कितना होगा 13 होगा। क्या एक दूसरे को काट सकते हैं कि 2 पंजे 10 और कितना काट सकते हैं 2 तिया 6, अब तो काट ही नहीं सकते। तो 5 25, तो ये कितना बनेगा 250, और 13 तिया 39, और 39 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 और 3 12, और 3 और 1 4, यानी 429। 429 आ जाएगा यहाँ से। और आप देखेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब, ये आ जाएगा 9, और 12 में से 5 गए तो 7, 3 में 2 गए तो 179 अपॉन में 250 इंटू में कितना करेंगे 100। तो 25 यानी ये 10 बनेगा, और 25 चौके 100, और यहाँ से कितना बन जाएगा 4 नाम 36, यहाँ से लगी 3, 4 7 28, और 3 31, यहाँ से लगी 3, 4 एकम 4 और 3, यानी 71, और नीचे 0 है तो क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी 71.6% विल बी योर आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। 3 वैल्यूज है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, इसको आप लाइन तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आप ऐसे नहीं बता रहे हैं। तो ये 100 है, 100 में देखें 10 बढ़ाएगा, 1 कितना हो जाएगा 11/10, और ये कितना हो जाएगा 6/5, ये कितना हो जाएगा भाई सब 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13/10, और देखें 0 0, यानी ये तो 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप वही चीज़ कि 13 6 की 78, और 78 में जब 11 लगाएंगे तो कितना बनेगा भाई सब, यहाँ से ये 8, 8 7 15, 1 7 और 1 8, 858।
कितना आ जाएगा 858 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना बनेगा 5 बनेगा, तो 5 से बनाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छः 30। और आप 100 से अगर देखें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 100 से बढ़ रहा है कितना 71.6%। और यही क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलें तो क्या बनाएंगे, एक घनाभ क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 10% 12 से 1/2 और 11.11% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो घनाभ हो यानी क्यूबॉइड हो या क्यूब हो तो वॉल्यूम तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है कि जो क्यूब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो सारी की सारी समान है। क्यूबॉइड में से आप क्यूब काटते हैं, क्यूबॉइड जो होता है उसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई जो होती हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो क्यूब है तो उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। और यहाँ पर तीनों के अंदर ही क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी 10%। और इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि है, 12.5% है, ये भी वृद्धि है। और 11.11% है, और ये भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ से अब इनकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद होगी तो कितना बनेगा, 1/10 बनेगा। ये कितना बनेगा, 1/8 बनेगा। ये कितना बढ़ेगा, 9 बनेगा। तो यहाँ से बनाएंगे 10, 10 से कितना हुआ, 11 हुआ, 8 से कितना हुआ, 9 हुआ, 9 से कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे, और 8 से 9 बनाएंगे तो 8 से 9 में जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1। और 1/8, 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो मेरे दोस्तों इसके वॉल्यूम में कितने की कमी आ जाएगी, 12.5। आप इसको एक लाइन में बना सकते थे कि मेरे पास में 100 है तो कितना हो जाएगा, 11/10, ये हो जाएगा 9/8 इंटू में कितना, 10/9। तो देखो वही चीज़ है कि 9 से 9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, वही चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ से। और थोड़ा सा यहाँ सिंपल पड़ता है, इसको आप काटेंगे यहाँ से, कितने से, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25, और फिर ये कितना बनेगा, 5, 5 और 2 7, और ये 275 बट्टे में कितना, 2, ठीक है। और ये 2 एकम 2, और 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10। क्लियर है नहीं क्लियर है? कितना बन रहा है, कहीं गलती किया क्या हमने? अच्छा कहीं गलती किया है क्या? 10, 8, 9, 11, 9, 10। ओहो सॉरी, गलती कर दी। देखो यहाँ से पता लग गया ना हमें कि भाई सब कितना आ जाएगा, 37.5% है। तो हमारा यहाँ आंसर क्यों गलत आ रहा है? देखेंगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ऑलरेडी 9 को तो कैंसिल आउट कर चुके हैं, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। 8 से 11 होगा तो क्या होगा, 3 बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 8 से। और 3/8 आपको पता है वैसे तो 37.5% होता है, और नहीं तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 100 का, उसके साथ भी आप लोग बता सकते हैं। तो 37.5% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए 68 ने एक शंकु के आधार की त्रिज्या में यानी कोण और उसके बेस की जो रेडियस है, ठीक है, 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 12.5% की कमी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखो जो कोण होता है, कोण का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है। अब ये कुछ जो मेंसुरेशन आपका चैप्टर है क्षेत्रमिति, ठीक है, उस क्षेत्रमिति में इन सब का प्रयोग होगा और वहाँ पर हम इनको अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इनके फॉर्मूले अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग याद कर लेंगे कि किसी कोण का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, आयतन कितना होता है, एक शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन जो है 1/3 πr² है और उसमें कहा गया है कि 10% की वृद्धि है, ठीक है, किसमें अंदर, रेडियस में, और जो हाइट है, हाइट के अंदर 12.5% की कमी।
तो देखेंगे 1/3 इंटू में कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू में, इसको लिखूंगा मैं आर इंटू में एच। तो देखो पाई और 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल रेडियस को देखना है और हाइट को देखना है। और रेडियस में जो मुझे मिला है वो 10% की वृद्धि मिली है, 10% की वृद्धि मिली है। और जो हाइट है उसके अंदर 12/1/2% या 0.5% की कमी मिली है। सॉरी, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/10 और ये कितना हो जाएगा 1/8। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो कितना बनेगा कि 10 से कितना हो जाएगा 11, और ये 10 से कितना हो जाएगा 11, और ये 8 से कितना हो जाएगा ये 7। अब इसको आपको सॉल्व करना हो तो कैसे बनाएंगे आप इसे, ठीक है। किसी से कोई कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 800, यानी कितना बढ़ा हुआ है भाई साहब 47 बढ़ा हुआ है। कितने से, 800 से, इंटू में अगर आप 100 करेंगे 2020 8×5 = 8 × 48, 8×5 बचेगा कितना भाई साहब 7/8 बचेगा। क्लियर नहीं क्लियर है। और 7/8 कितना होता है, 1/8 12 87 के समथिंग होता है, तो 5.87 कुछ ऐसी कुछ वैल्यू इसके आंसर की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलें आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, एक फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको फार्मूला पता है अच्छे से तो अब आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, 19 क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज की क्लास का, 19वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि एक बेलन के आधार, यानी अब सिलेंडर की बातचीत हो रही है। देखिए मेंसुरेशन में जो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं, ठीक है, उन पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है प्रतिशत में। अभी घबराइए ना आप, जब हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके जो फार्मूलेज हैं और इनकी जो आकृतियां हैं, इनकी जो फिगर्स हैं किस प्रकार से बनती हैं, इनके फार्मूलेज कैसे बनाए जाते हैं, उन पर डेप्थ में जाकर थोड़ा सी चर्चा और काम करेंगे। लेकिन अभी जो है थोड़े समय के लिए आप इन्हें याद रखेंगे कि एक बेलन जो है, यानी सिलेंडर के आधार यानी बेस की त्रिज्या यानी रेडियस में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में, हाइट में 10% की वृद्धि होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। बस इसका आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। एक सिलेंडर का जो कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है 2πRh। थोड़ी देर के लिए प्लीज़ याद रख लीजिए इसे, ठीक है, बस इतना ही। वृद्धि आपको बतानी है, तो देखिए यहीं पर वो 2π क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो आपको r और h का पता होना चाहिए। तो r के अंदर क्या कर रहा है, वो 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ऊंचाई जो है उसमें 10% की वृद्धि कर रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है बताइए, 20% बराबर कितना होता है 1/5, और ये कितना होता है 1/10। तो यहाँ से अगर देखें यानी जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, और 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यानी 2 दूनी 4 करेंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5 25, और कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। तो 25 से 22 हुआ तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, कितने से 25 से। इंटू में अगर 100 करेंगे तो 25 चौके 100, और कितना बन जाएगा माइनस में 12%। तो भाई साहब जो CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें कितने की कमी आ जाएगी, 12% की कमी आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए मैं बहुत आराम से आपको बातों को समझा रहा हूँ, और मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि एक ऑफलाइन क्लास में जिस प्रकार से आराम से, कोई उछल कूद नहीं है, समझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई मैं दिखावा नहीं करना चाहता, बस समझाने और समझने का ही सिलसिला है। आप आराम से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में धीरे धीरे लूसिड मैनर में बातों को समझते चलिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे समझाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑफलाइन के अंदर भी बहुत घंटे क्लास लेने के पश्चात मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से हम ऑफलाइन की क्लासेस करते हैं उसी प्रकार से
हम ऑनलाइन की क्लासेस भी करेंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये किसी भी दिखावे के पर्पज़ से नहीं है कि आपको इस तरीके से कुछ ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, कुछ मिर्च मसाले लगा के आपको जो है वो पेश किया जाए, उसका जो है मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, समझें, और आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मैं पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूँ आपको प्यार से अच्छे से समझाने की। ठीक है मेरे मित्रों, लेकिन फिर भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती होती है, कहीं पर एक ह्यूमन एरर, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, चलिए आइए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद में लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि गोले स्फीयर, यानी गोले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्फीयर कहते हैं। एक स्फीयर की त्रिज्या में, यानी रेडियस, अब तो आप हैबिचुअल हो गए होंगे, ठीक है, यानी रेडियस त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वही कर्व्ड सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। यहाँ से जो CSA है इसका, वो कितना है सरफेस एरिया, 4πr², और ये किसका होता है, गोले का होता है, यानी किसका, स्फीयर का। किसका होता है, स्फीयर का होता है। 20% की वृद्धि है उसकी रेडियस में, तो 4π तो इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे आप लोग, r लिखेंगे, और यहाँ पर 20% की वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। और आप गौर से देखेंगे तो कितना बनेगा, 1/5, और ये कितना बनेगा, 1/5। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 से बनेगा 6, और ये बनेगा 5 से 6, आपस में एक दूसरे से नहीं कट सकते, 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 6 चंगा 36। तो 25 से 36 हुआ तो कितना हुआ, 6 में से 5 हुआ 1, 3 में से 2 हुआ 1, और भाई साहब कितने से, यानी 11 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 25 से। देखो 1/25 होता है, वो होता है 4%, और इसका 11 गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, और कितना बनेगा यहाँ से 44%। तो आप चीज़ों को मेंटली भी सोच सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो देखिए आप फिर 100 का गुणा करिए, है ना, आराम से अच्छे तरीके से बनाइए। तो 44% क्या है, हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 अच्छे से नोट करिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करीब 20 क्वेश्चन बनाए, ठीक। इसी क्रम में कल हमने 15 क्वेश्चन बनाए थे पिछली वाली क्लास के अंदर, ठीक है। अभी हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और कम से कम मेरी ये चाहत है कि मैं आपको मिनिमम 200 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में आपको करवाऊँ। 250 क्वेश्चंस जो है चैप्टर्स में, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस अपना क्लास में कर लें। आप देखेंगे कि सारे प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो थोड़े थोड़े से अपने आप में कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में कुछ सीखने वाली बात होती है, अलग होता है, उसका कोई रिपीटेशन नहीं होता। वो अलग बात है कि हर क्वेश्चन में एक ही मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। आज की क्लास में आप देखें तो हमने जो पीछे फ्रैक्शन मेथड पढ़ा था, उसको बेसिक रूप से पढ़ा था, 5 से 6-7 तरीके से हमने उस क्वेश्चन को बनाया, लेकिन उसके बाद में किस तरीके को, किस मेथड को हमने अपने प्रैक्टिस में लेके आना है, इसको भी हमने देखा, ठीक है। आप अपनी सहजता के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा या तो आप लैंड वाले मेथड के तरीके से जाइए, नहीं तो यानी जो फ्रैक्शन मेथड है वो आपकी चाहे प्रतिशत भिन्न में हो, चाहे आपकी प्रतिशत जो है आप लोगों की सिंपल परसेंटेज हो, 10, 20 या 1, 2 कैसी परसेंटेज हो, वहाँ पर आपका फ्रैक्शन मेथड काम करता है। वो फ्रैक्शन मेथड को 2 तरीके से लगा सकते हो, या तो आप वर्टिकली लगा सकते हो, या फिर आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन में, या फिर एक खड़ी लाइन में, या तो एक लेटी लाइन में या एक खड़ी लाइन में, दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खड़ी लाइन में यहाँ पर इस तरीके से करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर आसान होती है, किसी में वहाँ पर आसान होती है। क्लियर है? किसी भी मेथड को आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सोच सकते हैं। अब इस पर आधारित जो सवाल हैं आपकी किताबों में, ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ से भी, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये समस्त भारत की जितनी भी नॉन टेक्निकल गैर तकनीकी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रतिशत अध्याय पूछा जाता है, वो किसी भी सेक्टर से लिखो, किसी भी सेक्टर से जुड़ा हो, तो आप जाइए और अपनी पुस्तकों में जाकर और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, और वहाँ से इनको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर आप इनको रिवाइज करें, और वहाँ से फिर जो है अपना अपना जो जितना भी आपका प्रैक्टिस होता है उसको काम पे लेकर आएँ, ठीक है। और
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाइए, ठीक। और इसी तरीके से आप लगातार प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर लगातार मेरे साथ शिद्दत से जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको गणित विषय के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए राम राम, नमस्कार, ठीक। और आप लगातार इस तरीके से पढ़ते रहिए। ईश्वर करे आप जो मंजिल पाना चाहते हैं, जो आपकी कामना है वो पूरी हो। ठीक है, राम राम।